Hello everybody, welcome to Civil Stab. So in our lecture series of स्थापना we are discussing the subject of medieval history और आज हम इसमें मुगल एम्पायर के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो मुगल एम्पायर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसे प्रीवियस ईयर पेपर्स में. सो पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट दी पार्ट 2 ऑफ मुगल एम्पायर. सो अभी तक हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में और अब हम ये जो हमारा 4th टॉपिक है मुगल्स एंड अफगान्स ये इस वाले टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं. इसके बाद हम मराठास के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट करंट अफेयर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्पेशली फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी के लिए वी प्रोवाइड यू लॉट ऑफ फ्री इनिशिएटिव्स. ठीक है. But for revising all those things we have started a current affairs test series from 1st April जिसमें कि 10 full length टेस्ट हैं और ये जो है डाउनलोडेबल भी है एज वेल एज प्रिंटेबल भी है. इसके साथ साथ वी ऑल्सो प्रोवाइड यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जिससे कि आप पास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं. एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. दैट्स वाई वी स्टार्टेड द बैच 2 ऑफ द अभ्यास करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जिसमें कि 5 full length टेस्ट हैं और इसमें भी वी प्रोवाइड यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जिससे कि आप पास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं. तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं बैच 1 और बैच 2. एंड फॉर द मोर डिटेल्स अबाउट द टेस्ट सीरीज यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो पार्ट 1 जो था मुगल एम्पायर का उसमें हमने बाबर से स्टार्ट किया था यानी बाबर का राइज कैसे हुआ और फिर कैसे उसने मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया और उसके बाद हमने जो उसके सक्सेसर्स थे जैसे हुमायूं देन शेरशाह सूरी देन अकबर और उसके बाद जहांगीर तो उन सभी के बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कशन किया था. और जहांगीर का जो सक्सेसर था दैट वाज शाहजहां और वहाँ से हम आज की वीडियो शुरू करेंगे. सो शाहजहां सक्सीडेड टू द थ्रोन इन 1628. ठीक है. तो ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है. स्पेशली मुगल रूलर्स जो हैं उनका टाइम पीरियड तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं टाइम पीरियड से जो आप सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप सॉल्व नहीं भी कर सकते तो भी ऑप्शंस को बहुत सारे को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर यू आर अवेयर अबाउट कि कौन सा रूलर जो है किस पर्टिकुलर टाइम में आया है. सो आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर ही सक्सीडेड टू द थ्रोन एंड ही वॉज अ एबल मिलिट्री कमांडर बट शाहजहां इज रिमेंबर्ड फॉर हिज आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स. सो शाहजहां किस चीज़ के लिए ज़्यादा जाना जाता है इट इज़ फॉर हिज आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स और उसका जो पीरियड है उसकी जो रेन का पीरियड है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग्स बोला जाता है जहांगीर के टाइम पीरियड को लेकिन गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर बोला जाता है शाहजहां के टाइम पीरियड को. सो ही कमीशन्ड मैनी मॉन्यूमेंट्स जिसमें से बेस्ट नोन इज द ताज महल इन आगरा विच ही इंटॉर्म्स इन वाइफ इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल. ठीक है. अब हम जानेंगे कि शाहजहां के टाइम के मेन कैंपेन्स कौन कौन से थे मेन इवेंट्स कौन कौन से थे. So he continued Mughal campaigns in the Deccan under Shah Jahan and the Afghan noble Khan Jahan Lodi rebelled and was defeated. तो ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये आपको ध्यान रखनी है कि शाहजहां के टाइम में अफगान नोबल जिसका नाम था खान जहान लोदी ही रिबेल्ड बट ही वॉज डिफीटेड बाय शाहजहां. उसके बाद कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर द बुंदेलाज वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बहामनी किंगडम थी उसको 5 किंगडम्स में 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया था. सो वन ऑफ देम वाज अहमदनगर. सो शाहजहां के टाइम में कैंपेन्स वर लॉन्च टू कॉन्कर अहमदनगर एज वेल एज बुंदेलाज जो थे उसको भी डिफीट किया था शाहजहां ने और जो ओरछा वाला एरिया था उसको सीज कर लिया था. अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें सो ही लेड campaign to seize bulk from the Uzbeks but that campaign was unsuccessful और जो कांदार है that was lost to Safavids. तो इसके जब मैंने आपको जहांगीर के बारे में बताया था वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जहांगीर के टाइम पे जो पर्शियंस थे सफाविड्स थे दे अटैक्ड ओवर द कांदार. तो कांदार को कवर करने के लिए जहांगीर ने बोला शाहजहां से कि यू शुड गो और यू शुड लीड द कैंपेन टू रिकवर कांदार बट शाहजहां उस टाइम पर रिबेल कर दी थी शाहजहां ने. इसी वजह से कांदार जो था वो पहले मुगल एम्पायर में था बट दैट वाज लॉस्ट टू सफाविड्स. एंड इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली एग्नेक्स्ड एंड बीजापुर फोर्स फॉर पीस. तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहामनी किंगडम का जो अहमदनगर और बीजापुर वाला एरिया था सो अहमदनगर को पूरी तरीके से एनेक्स कर लिया गया शाहजहां के टाइम पीरियड में और जो बीजापुर है दैट वाज फोर्स फॉर पीस. तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. अब
अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैंपेन या इवेंट माना जाता है शाहजहां के टाइम में, दैट वाज द शाहजहां बल्क कैंपेन, ठीक है। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था to secure a friendly ruler in Balkh and Badakhshan which bordered Kabul, ठीक है, which helps in controlling the rebel Afghan tribes ruling near Ghazni and Khyber। तो गजनी और खैबर वाला जो एरिया है वहाँ पर अफगान ट्राइब्स रूल कर रही थी। तो जो मुगल एम्पायर था जहांगीर के टाइम में भी, शाहजहां के टाइम में भी, सो दे वर वेरी स्केयर्ड कि कहीं वो जो उनका काबुल वाला एरिया है उस पर अटैक ना कर दें, ठीक है। तो इसलिए वो बल्ख और बदख्शान वाले एरिया में एक फ्रेंडली रूलर को सिक्योर करना चाहते थे, जिसकी वजह से काबुल की बाउंड्री को सिक्योर किया जा सके। और यही रीजन था शाहजहां लेड दी बल्क कैंपेन। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। द मुगल कैंपेन was a strategic failure. No territory was gained, no changes in ruling dynasty were made, and nothing of tangible benefit was acquired। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि बल्क कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों इसको लीड किया था शाहजहां ने, और इसका रिजल्ट क्या निकला। तो इसका रिजल्ट था दिस कैंपेन वॉज अ फेलियर। So these were the important things or events which happened during the reign of Shahjahan. So towards the end of 1657, अगर हम शाहजहां के reign की end की तरफ जाएं, so he was ill at this time at Delhi. So Shahjahan had three sons. One was Dara Shikoh, who was the eldest son, and then Aurangzeb and Murad. सो जो उस टाइम पर प्रीमोजेनिचर का कंसेप्ट नहीं था। अगर हम मुगल एम्पायर में देखें, प्रीमोजेनिचर मतलब कि जो एल्डेस्ट सन है वही किंग बनेगा, ऐसा कंसेप्ट नहीं था। जो सन्स थे उनके बीच जनरली कन्फ्लिक्ट होता था, और जनरली फादर और सन के बीच भी कन्फ्लिक्ट होता था टू बी ऑन दी थ्रोन। तो इसी कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए शाहजहां ने अपना जो एल्डेस्ट सन था दारा शिको, उसको नॉमिनेट कर दिया एज ए सक्सेसर। लेकिन ये जो मूव था शाहजहां का वो था कि सो दैट पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे इन दी एम्पायर, बट दीज एक्शंस कन्विंस द अदर प्रिंसेस ऑफ शाहजहांस पार्शियलिटी टू दारा। तो जो अदर दो प्रिंसेस थे विच वर औरंगजेब एंड मुराद, सो दे थॉट कि शाहजहां इज पार्शियल टुवर्ड्स दारा शिको, सो उन्होंने जो है रिबेल कर दिया अगेंस्ट शाहजहां। सो उनमें से दो इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं जिसमें औरंगजेब और मुराद ने रिबेल किया था। सो फर्स्ट बैटल वॉज बैटल ऑफ धर्मत, जो कि अप्रैल 1658 में हुई थी। टाइम पीरियड अगेन इंपॉर्टेंट है। सो बैटल ऑफ धर्मत किसके बीच हुई थी? इट वॉज फॉट बिटवीन दारा शिको, हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, जिसको नॉमिनेट कर दिया था उसने एज अ सक्सेसर, एंड द यंगर सन्स ऑफ शाहजहां, दैट इज औरंगजेब एंड मुराद। तो दारा शिको और औरंगजेब और मुराद एक टीम में थे। इन दोनों के बीच लड़ाई हुई, विच वाज नोन एज बैटल ऑफ धर्मत। और इस बैटल का रिजल्ट क्या निकला? औरंगजेब वाज विक्टोरियस इन दिस बैटल। सो अगर हम धर्मत की बैटल के बाद देखें तो जो दारा शिको था, ही मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सीक अलाइज बिकॉज ही वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल। तो अलाइज बनाने के लिए राजपूत जो पावर्स थी विच वर इमर्जिंग एट दैट टाइम, सो उसने राजपूत पावर से हेल्प लेने के लिए, उन्हें अलाय बनाने के लिए ही अप्रोच राणा ऑफ उदयपुर। लेकिन जो राणा ऑफ उदयपुर था दैट वाज ऑलरेडी बीन कन्विंस्ड बाय औरंगजेब। तो इसलिए जो दारा शिको का जो अप्रोच था, जो उसकी स्ट्रैटेजी थी टू विन ओवर द इम्पॉर्टेंट राजपूत राजास, दैट फेल्ड। और इसी वजह से जो है दारा शिको का जो एम्पायर था और उसके जो रिलेशंस थे वो भी अच्छे से इमर्ज नहीं हो पाए, वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए। और औरंगजेब की जो सिचुएशन थी वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी। इसके बाद अगेन एक बैटल हुई, दैट इज़ बैटल ऑफ समूगढ़, दैट हैपेंड इन मई 1658। तो आप देख सकते हैं कि लगातार 2 महीने में बैटल्स हुई थी। अप्रैल में बैटल ऑफ धर्मत एंड देन मई में ही बैटल ऑफ समूगढ़, अगेन दारा शिको और औरंगजेब के बीच, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या निकला? अगेन दारा शिको वॉज डिफीटेड एंड देन ही फ्लेड फ्रॉम द मुगल एम्पायर। सो जो दारा शिको जो सक्सेसर नॉमिनेट कर दिया गया था, ही फ्लेड फ्रॉम मुगल एम्पायर। तो जो औरंगजेब का मोटिव था टू बिकम अ एम्परर, वो पूरा हो गया आफ्टर द बैटल ऑफ समूगढ़। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट में कि किस बैटल के बाद जो है औरंगजेब जो है किंग बना, न्यू मुगल एम्परर बना, सो इट वाज द बैटल ऑफ समूगढ़ एंड नॉट द बैटल ऑफ धर्मत। क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम देखें कि बैटल ऑफ समूगढ़ का रिजल्ट क्या निकला, सो दारा शिको वाज डिफीटेड एंड ही फ्लेड फ्रॉम द मुगल एम्पायर। सेकेंड, शाहजहां जो था ही वाज बिसीज्ड इन द फोर्ट ऑफ आगरा। तो जो औरंगजेब था उसने शाहजहां को प्रिजन में बंद कर लिया था आफ्टर दिस बैटल इन द फोर्ट ऑफ आगरा, एंड औरंगजेब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द न्यू मुगल एम्परर।
सो दारा शिकोह फ्लेड फ्रॉम द मुगल एम्पायर, तो रिमेनिंग 2 प्रिंसेस बचे थे अब, औरंगजेब एंड मुराद। तो औरंगजेब और मुराद अभी तक जितनी भी बैटल्स थी उसमें दे वर टुगेदर अगेंस्ट दी दारा शिकोह। लेकिन जब औरंगजेब सक्सेसफुल हो गया आफ्टर इन द बैटल ऑफ समूगढ़, तो उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ, किसके बीच, मुराद and Aurangzeb, which were the 2 younger sons of Shah Jahan. And according to the terms of Aurangzeb agreement with Murad, the kingdom was to be partitioned between the two. लेकिन जो औरंगजेब था, he had no intention of sharing the empire, इसलिए he treacherously imprisoned Murad and sent him to the ग्वालियर जेल, एंड लेटर 2 years later he was killed. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि औरंगजेब जो थ्रोन पर आया, उसने अपना फादर शाहजहां को इम्प्रिजन कर लिया, जो उसका ब्रदर थे मुराद, ही किल्ड मुराद, एंड दारा शिकोह को भी ही डिफीटेड सेवरल टाइम्स दैट ही हैड टू फ्लेड फ्रॉम देयर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रीमोजेनिचर का कंसेप्ट नहीं था। जितने भी अगर हम देखें मुगल एम्परर्स को, सो दे हैड टू फाइट टू बी ऑन दी थ्रोन। तो अगर ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सो अब हम देखेंगे कि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2001, और इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मैप गिवन है और उसमें हमें शेडेड एरिया शो किया हुआ है, और क्वेश्चन में पूछा है कि द शेडेड एरिया इन द बिलो मैप शोज द एम्पायर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शाहजहां और औरंगजेब। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी दिखाया था कि अकबर की डेथ के बाद जो एरिया था, ठीक है, वही मेंटेन रहा था शाहजहां के टाइम पीरियड तक, बिकॉज शाहजहां ने अहमदनगर वाला जो एरिया है उस पर उसको एनेक्स कर लिया था। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो अकबर और शाहजहां का मैप अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो अहमदनगर वाला एरिया है उसको शाहजहां ने कवर कर लिया था, लेकिन उसके अलावा मोस्ट ऑफ दी जो रीजन है वो अकबर वाला ही था। तो इस मैप से आप देख सकते हैं कि ये जो मैप है, दिस शोज द एम्पायर ऑफ शाहजहां, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन अकबर होता तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए, बट दैट इज़ नॉट इन द ऑप्शन, सो क्लियरली आवर आंसर इज ऑप्शन सी। एंड हेयर वी हैव द मैप ऑफ द मुगल एम्पायर। तो यहाँ से आप डिफरेंट टाइम पीरियड्स के मैप को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जो येलो लाइन वाला जो एरिया है उससे जितना भी एरिया इंक्लोज्ड है दैट इज़ एट 1530, यानी जिस टाइम पर बाबर की डेथ हुई थी उस टाइम पर ये था मुगल एम्पायर जो येलो लाइन से इंक्लोज्ड है। उसके बाद अगर हम अकबर की डेथ के टाइम पर देखें तो अकबर ने जो है मुगल एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया था, बहुत ज़्यादा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रीजन्स को कवर कर लिया था। सो जो ऑरेंज लाइन से हमारे पास एंक्लोज्ड है, यानी इतना सारा एरिया, यानी पूरा नदर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा एरिया जो है दैट वाज कवर्ड बाय अकबर इन दी मुगल एम्पायर। उसके बाद जो रेड लाइन है उससे शो किया गया है डेथ ऑफ औरंगजेब के टाइम का मुगल एम्पायर। सो औरंगजेब ने और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया था एम्पायर को, किस रीजन में, इन द डेक्कन रीजन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अकबर के एम्पायर में गोंडवाना इंक्लूडेड नहीं था। उसके अलावा जो बहामनी किंगडम वाला एरिया था दैट इज़ अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, उसके साथ साथ विजयनगर एम्पायर वाला एरिया, ये सारा एरिया जो है वो औरंगजेब ने अपने एम्पायर में एनेक्स किया था और कवर किया था। सो ये वाला जो एरिया है ये औरंगजेब ने ऐड किया था। तो आप देख सकते हैं कि औरंगजेब के टाइम पर मुगल एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट होल इंडिया एज वेल एज द एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो अगर हम ऑरेंज लाइन से शुरू करें ऊपर वाली और नीचे रेड लाइन तक, सो ये पूरा जो एरिया है ये औरंगजेब का था। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से रीजन्स को एक्सटेंड किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफरेंट मुगल एम्परर्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question came in the prelims of 2002 and the question is the motive behind शाहजहां's bulk campaign was to. तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि शाहजहां का जो बल्क कैंपेन था वो ये था कि बल्क और बदख्शन वाला जो एरिया है वहाँ पर एक फ्रेंडली रूलर को इस्टेब्लिश कर दिया जाए सो दैट काबुल का जो टेरिटरी है मुगल एम्पायर की उसको सिक्योर किया जा सके, उसके जो बॉर्डर वाला एरिया है, उसका जो फ्रंटियर वाला एरिया है उसको टोटली सिक्योर रखा जा सके। इसीलिए ये वाला कैंपेन शाहजहां ने लीड किया था। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बल्क एंड बदख्शन विच बॉर्डर्ड काबुल. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1998 और इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स गिवन है एंड वी हैव टू टेल दैट विच ऑफ देम आर करेक्ट, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं.
सो फर्स्ट असर्शन को हम पढ़ेंगे, दैट इज ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां दारा शिकोह वाज सेंट ऑन एक्सपेडिशन टू बल्खा, बदख्शान एंड कंदाहर। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है डायरेक्ट एनसीईआरटी से पिक किया गया है, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है मेडिवल इंडिया की बाय सतीश चंद्र। तो उसमें डायरेक्टली मेंशन है कि दारा शिकोह वाज सेंट एन एक्सपेडिशन टू बल्खा, बदख्शान एंड कंदाहर। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। उसके बाद रीजन है द एक्सपेडिशन सेंट बाय शाहजहां टू द मिडिल ईस्ट वाज अ मार्वलस सक्सेस। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जब मैंने आपको अभी बताया था कि शाहजहां का जो बल्क कैंपेन था दैट वॉज टोटली फेलियर, उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला था, कोई भी रूलिंग डायनेस्टी में चेंज नहीं हुआ, कोई भी टेरिटरी को एनेक्स नहीं किया गया। सो दैट कैंपेन वॉज अ टोटल फेलियर। सो दैट्स वाई रीजन वाला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन सी। Now next question. So this question came in the prelims of 2003 and the question is the Battle of Dharmat was fought between Muhammad Ghori and Jaichand, Babur and Afghans, Aurangzeb and Dara Shikoh, and fourth is Ahmad Shah Durrani and the Marathas। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। जितनी भी बुक्स में मुगल एम्पायर के बारे में गिवन है उन सब में गिवन है कि जो बैटल ऑफ धर्मत थी दैट वाज फॉट बिटवीन औरंगजेब एंड दारा शिकोह, और ये मैंने आपको प्रीवियस अभी स्लाइड्स में बताया भी था। सो दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन सी। सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, किसी भी कंसेप्ट की इसमें नीड नहीं थी। अगर आपने पढ़ा है बैटल ऑफ धर्मत के बारे में तो यू कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, this question came in the prelims of 2004 and the question is how did the dynasty of Nizam Shahis of Ahmednagar come to an end। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो शाहजहां के टाइम की जो मेजर इवेंट्स और कैंपेन्स थी उसमें से एक ये भी था कि जो अहमदनगर वाला एरिया है उसको एनेक्स कर लिया था बाय द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। सो इसलिए हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, that Ahmednagar was annexed into Mughal Empire and Hussain Shah was consigned to life imprisonment। और इसके बारे में मैंने आपको विजयनगर और बहमनी किंगडम के बारे में जब पढ़ाया था तो उसमें बहमनी किंगडम को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर लिया गया था, वन ऑफ देम वाज अहमदनगर। और वहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से अहमदनगर की जो डायनेस्टी है वो एंड हुई थी। तो अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं भी दिया जो मैंने अभी आपको बताया था शाहजहां के टाइम पे, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते थे इफ़ यू हैव रेड दैट लेक्चर केयरफुली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1999 और इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 पेयर्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर हमसे पूछा गया है। सो यहाँ पर है जहांगीर विलियम हॉकिंस, अकबर सर थॉमस रो, शाहजहां ट्रेवरनियर एंड औरंगजेब मनूची। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या समझ आता है कि एक तरफ जो है मुगल एम्परर्स का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनके टाइम पीरियड में यानी उनके रेन में जिन फॉरेन ट्रैवलर्स ने एंट्री की थी इंडिया में उनका नाम गिवन है एंड वन ऑफ द पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो ये जो है क्वेश्चन ये आपको रिवाइज कराएगा आपने जितना भी पढ़ा है। अगर आप मैंने जैसे आपको बताया था कि एनसीईआरटी आपको कवर टू कवर पढ़नी है सारे क्लासेस की, 6 से लेकर 12 तक की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है मेडिवल हिस्ट्री में वो एनसीईआरटी से डायरेक्टली पिक किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप आंसर कर पाते हैं सो दैट्स वेरी गुड, आपको ढंग से आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है। सो दिस इज़ अ असाइनमेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि आप पूरा पढ़ के पहले और इसका आंसर फिर आप कर पाते हैं या नहीं। तो दिस इज़ लाइक अ चेक कि आपको कितना आपने रिटेन किया है पढ़ के फ्रॉम दी एनसीईआरटीज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। This question came in the prelims of 2003 and the question is how did the Mughal Emperor Jahandar Shah's reign come to an early end। तो हमारे पास options हैं, he was deposed by his wazir, second he died due to a slip while climbing down steps, third है he was defeated by his nephew in a battle and fourth is he died of sickness due to too much consumption of wine। तो अभी तक हमने औरंगजेब तक के बारे में डिस्कशन किया था। सो औरंगजेब जो है उसको मुगल एम्पायर का लास्ट इफेक्टिव रूलर और यू कैन से लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर कंसिडर किया जाता है। उसके बाद जो औरंगजेब के सक्सेसर्स थे दे वर वेरी वीक रूलर्स, तो उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया गया है एनसीईआरटीज़ में भी और जो बुक्स हैं उनमें भी। लेकिन जो जहांगीर शाह था ही वॉज द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब
not immediate successor but he was the successor of औरंगजेब. सो जहांदर शाह और भी जो सक्सेसर्स हैं औरंगजेब के बारे में टिल द बहादुर शाह जफर, उसके बारे में हम यूरोपियंस उनके टाइम पर आना शुरू हो गए थे, तो उसके बारे में हम एक साथ यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे. किस तरीके से जो है यूरोपियन पावर से उनका इंटरेक्शन हुआ था उसके साथ हम इन लेटर रूलर्स को देखेंगे. सो यहाँ पर हमसे एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जहांदर शाह जो है उसकी रेन हाउ इट केम टू एन अर्ली एंड. ठीक है, तो इसका आंसर ये है ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन अ बैटल. सो उसके नेफ्यू का नाम था फरूक सियार. ठीक है, सो फरूक सियार डिफीटेड द जहांदर शाह इन अ बैटल एंड आफ्टर जहांदर शाह ही बिकेम द एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर. दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन सी. ये डायरेक्टली हर एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में मैंशनड है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते थे. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This question came in the prelims of 1996 and the question is Nastaliq was. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड है Nastaliq. So what was Nastaliq? A Persian script used in medieval India. Second, a rag composed by Tansen. Third, a cess levied by the Mughal rulers. And fourth is a manual code of conduct for the ulemas. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी एनसीईआरटीज में कीवर्ड्स हैं वो आपको सारे एक जगह कंपाइल करने हैं सो दैट आपको रिवीजन में ईजी रहे और वहाँ से आपको सारे लर्न करने हैं, बिकॉज कीवर्ड से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट्स में. अगर हम हिस्ट्री के सारे पार्ट्स उठा के देखें तो हर कंपोनेंट में. सो पहले अभी हम नस्तालिक के बारे में जानेंगे. अगर आपने पढ़ा एनसीईआरटी पढ़ी है तो इसका आप इजीली आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो लेट्स सी व्हाट नस्तालिक मीन्स. सो कैलीग्राफी इज़ अ आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग and which was considered a skill of great importance during the Mughal Empire. और calligraphy जो है it was practiced using different styles. तो one was the Nastaliq, which was the Akbar's favorite, which is a flute style with long horizontal strokes, and it is written using a piece of trimmed reed with the tip of 5 to 10 mm called kalam. तो कलम जो होती थी उसके हेल्प से इस कैलीग्राफी को लिखा जाता था, विच वॉज डिप्ड इन कार्बन इंक, जिसको सियाही बोला जाता था. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन है. एनसीईआरटी क्लास 12th जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, उसका जो चैप्टर 9 है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, उसमें डायरेक्टली मेंशन है कि नस्तालिक अकबर की फेवरेट कैलीग्राफी स्टाइल थी और वहीं पर इसकी पिक्चर भी गिवन है और इस स्टाइल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पर गिवन है. तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. सो नाउ लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चन. सो हमारा क्वेश्चन था नस्तालिक वॉज, तो आप हमने अभी देखा. सो नस्तालिक वॉज अ पर्शियन स्क्रिप्ट यूज्ड इन दी मेडिवल इंडिया. दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question came in the prelims of 2006 and the question is in Indian history who was Abdul Hamid Lahori. तो हमारे पास options हैं an important military commander during Akbar's reign, second an official historian of the reign of Shah Jahan, third an important noble and confidant of Aurangzeb, and fourth is a chronicler and poet during the reign of Muhammad Shah. So ये सारे जो question अगर हम देखें औरंगजेब के टाइम तक के बाद के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो ज़्यादातर अगर इन्हें देखें तो ये आपकी एनसीईआरटी का रिवीजन टाइप है. अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली मेंशन है ये सारी स्टेटमेंट्स. सो अब्दुल हामिद लाहौरी के बारे में अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं. इफ़ नहीं तो लेट्स सी कि अब्दुल हामिद लाहौरी वॉज अ ट्रैवलर एंड हिस्टोरियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहाँ. सो शाहजहाँ के पीरियड का ट्रैवलर एंड हिस्टोरियन वॉज अब्दुल एंड हु लेटर बिकेम अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ शाहजहाँ. तो ये जो फैक्ट है ये आपको ध्यान रखना है. इसने कौन कौन सी बुक लिखी है? बादशाहनामा, ऑल्सो रेफर्ड एज बादशाहनामा अबाउट द रेन ऑफ शाहजहाँ, जिसमें कि उसने शाहजहाँ की लाइफ और एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कशन किया है ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ हिज रेन. तो अगर हमें शाहजहाँ की लाइफ और एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है तो उसका बहुत अच्छा सोर्स है बादशाहनामा, जो किसने लिखा है? अब्दुल हामिद लाहौरी ने. एंड दैट्स व्हाई ही बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं. तो हमारा आंसर क्या होगा? एन ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द रेन ऑफ शाहजहाँ, दैट इज ऑप्शन बी. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 1996 and the question is Prem Vatika, poems on the life of Krishna was composed by Bihari, Surdas, Ras Khan or Kabir Khan. Again
इसके बारे में भी एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन है, क्लास 7th की आई थिंक एनसीईआरटी है, जिसमें लिटरेचर्स एंड पोएम्स के बारे में गिवन है, और वहीं पर मेंशन है कि प्रेम वाटिका जो कि कृष्ण की लाइफ पर पोएम्स थी, दैट वर कंपोज्ड बाय वेरी फेमस राइटर, दैट वाज रस खान। तो अब आप सोचेंगे इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज रस खान जो था ही वॉज द पोएट और राइटर इन द मुगल एम्पायर, इसलिए मुगल एम्पायर के बारे में जहाँ भी डिस्कशन किया गया है एनसीईआरटीज में, वहीं पर इसके बारे में भी मेंशन है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This question came in the prelims of 1997 and the question is, the medieval Indian writer who refers to the discovery of America is Malik Muhammad Jaisi, Amir Khusro, Ras Khan और अबुल फजल. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर इसके बारे में आपने पढ़ा है आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं. द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका इज रेफर्ड बाय दी अबुल फजल हु वॉज अ वेरी फेमस राइटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर स्पेशली. और अकबर की जो बायोग्राफी है आईना अकबरी, जिसके बारे में हमें अकबर के टाइम पीरियड के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट वाज आल्सो रिटन बाय अबुल फजल. सो अबुल फजल के बारे में सारी बुक्स में गिवन है. और ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे और राइटर्स वगैरह के बारे में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 जो क्लास 12th की बुक है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, वहीं पर अबुल फजल के बारे में मेंशन है. तो अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो रेफर दैट बुक. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1998 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अहादीज वर दोज ट्रूपर्स हु offered their services singly, did not attach themselves to any chief, has the emperor as their immediate colonel, and fourth is attach themselves to the mirzas. तो सबसे पहले हम अहादीस के बारे में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले. सो अहादीस कौन थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कैवलरी थी दैट वाज द प्रिंसिपल आर्म ऑफ द मुगल आर्मी, और इसी के लिए मनसब्स में जो है मुगल एम्पायर में मनसब्स को डिवाइड कर दिया गया था, जिसके हेड होते थे मनसब दास, एंड दे यूज्ड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कैवलरीज और आर्मीज. ठीक है. सो मनसब दास के साथ साथ मुगल एम्परर्स यूज टू एंटरटेन इंडिविजुअल ट्रूपर्स ऑल्सो, जिनको नाम दिया गया अहादीस. तो अहादीस कौन थे, दे वर द इंडिविजुअल ट्रूपर्स एंड दे हैव बीन कॉल्ड दी जेंटलमैन ट्रूपर्स. और उनको जो नॉर्मल ट्रूपर्स थे उनसे ज़्यादा सैलरी दी जाती थी. ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है. दे वर हाईली ट्रस्टेड कॉप्स बीइंग रिक्रूटेड डायरेक्टली बाय द एम्परर. तो अगेन ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है अहादीस की कि दे वर रिक्रूटेड डायरेक्टली बाय द एम्परर्स एंड दे वर देयर ओन मास्टर. तो उन पर कोई मास्टर नहीं होता था. एंड अहादीस मस्टर्ड अप टू 5 horses एंड समटाइम्स दे यूज टू ऑल्सो शेयर हॉर्सेस. और अगर हम देखें कि अहादीस की ड्यूटी क्या थी, तो देवर ऑफ मिसलेनियस कैरेक्टर, यानी जो मोस्टली क्लर्क्स थे इंपीरियल ऑफिस के, पेंटर्स थे कोर्ट के, या फिर जो रॉयल कारखानास में फोरमेन्स थे, दे ऑल बिलोंग टू दिस कॉर्प. तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एक प्रोफेशन था अहादीस का, वो डिफरेंट प्रोफेशन को प्रैक्टिस करते थे. एंड व्हेन दे वर नीडेड इन द वॉर तो दे फंक्शनड एज अहादीस. और अहादीस के साथ साथ एम्परर मेंटेन्ड अ कॉर्प्स ऑफ रॉयल बॉडीगार्ड्स ऑल्सो, जिनको वाला शाहीज बोला जाता था, एंड ऑल्सो आर्म्ड पैलेस गार्ड्स. सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट अहादीस. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो अहादीस वर दोज ट्रूपर्स हु ऑफर्ड देयर सर्विसेज सिंगली. यह भी मैंने आपको बताया था. सो फर्स्ट इज करेक्ट. फिर उसके बाद सेकंड है डिड नॉट अटैच देमसेल्व्स टू एनी चीफ. तो ये भी मैंने आपको बताया था कि उनके ऊपर जो है कोई भी चीफ नहीं होता था, दे वर डायरेक्टली रिक्रूटेड बाय द एम्परर. सो सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन है. उसके बाद थर्ड है हैज़ द एम्परर एज देयर इमीडिएट कर्नल. तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, बिकॉज उनके ऊपर कोई मनसबदार वगैरह नहीं होता था, डायरेक्ट एम्परर ही उनको रिक्रूट करता था. सो थर्ड इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. उसके बाद फोर्थ है अटैच देमसेल्व्स टू मिजाज. तो इसके बारे में हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी अबाउट द अहादीस. So fourth is the incorrect statement. So first, second and third are correct. That's why our answer is option B. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2001 and the question is, which among the following ports was called Babul Makkah or Gate of Makkah during the Mughal period? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कैलिकट, ब्रॉच, कैम्बे और सूरत. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सूरत जो है उसको गेट ऑफ मक्का बोला जाता था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. लेकिन इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न हमारे पास एनसीईआरटी वाली बुक में गिवन है. सो सूरत वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. इसके साथ साथ और भी पोर्ट्स थे जैसे कैम्बे और उसके सम टाइम
लेटर अहमदाबाद भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट बन गया था. सो सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ ऑर्मस एंड दिस वॉज कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हेयर. तो बहुत सारे पिलग्रिम शिप्स जो लोग मक्का के लिए जाते थे पिलग्रिमेज के लिए, तो उनकी जो शिप्स थी दे यूज टू सेल फ्रॉम द सूरत, इसीलिए उसको गेट टू मक्का बोला जाता था. तो ये वाली इंफॉर्मेशन जो है एनसीईआरटी क्लास 7th में दी हुई है. चैप्टर 6 जो है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स. सो अगेन मैं आपको ये फोकस करना चाहती हूँ कि एनसीईआरटीज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेडिवल हिस्ट्री में डायरेक्ट एनसीईआरटी से पिक किए गए हैं. तो एनसीईआरटीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते और सारी 6 to 12th की जितनी भी एनसीईआरटीज में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में गिवन है वो आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट हैं. सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि हमारी वीडियोज़ आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रही होंगी. एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज आवर यूट्यूब चैनल. और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com. सो यहाँ पर हमने मुगल एम्पायर के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया है जो कि हमने 2 लेक्चर्स में कवर किया है. इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम मराठा एम्पायर के बारे में डिस्कशन करेंगे. टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज़. बाय बाय.